नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कानपुर हिंसा को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। जैसे ही प्रशासन ने आरोपियों को 147 अवैध संपत्तियों की पहचान की, तो अंदेशा जताया जाने लगा कि अब प्रशासन आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाएगा। तो शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दुस हादी ने बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर भी आ जाएंगे। आपको बता दें कि कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने 3 जून को बंद बुलाया था। मुस्लिम संगठन नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान का विरोध कर रहे थे। इस दौरान हिंसा फैल गई थी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर भी लगाए थे। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनकी भूमिका की जांच भी कर रही है। एक तरफ शहर काजी के बयान भले ही प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हों, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। 20 पोस्टर केवल छपवाए थे 200 रुपये के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। केवल 20, बाकी वहाँ लगे तो हज़ारों थे, मैंने खुद देखे, लेकिन हमसे 20 छपवा के सैंपल निकलवा ले गए। उसके बाद वो ऑफसेट में कहीं छपवाया गया होगा। अच्छा, ये बताते हैं कि नियम के विरुद्ध हाँ, छपाई गए थे, तो बिल्कुल। तो आपने कैसे छाप दिया रात में 9:30 बजे की बात है, जब ऑफिस क्लोज हो रहा था, तब वो हम थे नहीं, ऑपरेटर ने छाप दिया। हम लौट के आए तो कहने लगे 20 पोस्टर पहले ले गए। फर्स्ट पहली तक ये सारे अधिकारियों को कॉल वापस कर दिया गया, ले लिया गया था। और ये ही नहीं, बाहर मीडिया में भी कह दिया गया था कि ये कॉल वापस लिया जा रहा है, कि जो बंद का आह्वान था, बंद शांतिपूर्वक बंद का जो आह्वान था। सिर्फ एक सवाल आखिरी आप जवाब दीजिए कि वो ये उपद्रवी थे कौन थे? देखिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये उपद्रवी कौन थे। जैसा कि मुझे बताया जा रहा है कि हैज़ जफर हाशमी के ग्रुप में ये लिख के भेजा जा रहा है कि नवीन मार्केट बंद, परेड बंद। और आप मुझे जवाब दीजिए कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बिना एडमिट नहीं चलता है। अच्छा, आप अगर चाहें तो किस एजेंसी से क्या चाह रही है, किस तरीके की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह की जांच करना चाहे एजेंसी कर ले, सीबीआई कर ले, जो जी चाहे वो जांच कर ले। क्या अपील है आपकी? मेरी अपील ये है कि इंसाफ हो जफर हाशमी के साथ। वो इनोसेंट है, ये मैं नहीं रहे हैं। जफर हाशमी हिंदू लड़कियों की शादियां भी करा रहे हैं। जफर हाशमी हिंदुओं का इलाज भी है। देखिए, ये एक रैली निकली थी जिसमें सारे धर्म के लोग थे, करीब 18 से 19 कारें थी जो हर शहरों में जा रही थी। मैम, बंद का कॉल पहले किया था कि नहीं? बंद का कॉल हयात जफर हाशमी ने किया था पहले जी। और जहां तक कि एफआईआर का नूपुर शर्मा का है, वो हर शहर, हर जिले, हर मुल्क से आवाज नूपुर शर्मा के लिए उठाई जा रही है। कॉल वापस भी लिया गया था? जी बिल्कुल, कॉल वापस लिया गया। ये लीजिए कॉल वापस का मैं आपको अभी दिखाई दे रही हूँ। जरा सा जफर के खिलाफ और आप लोगों के खिलाफ ये पूरी साजिश रची। ये आप पता करिए, ढूंढिए कि ये कौन साजिश कर रहा है जफर हाशमी के साथ। इतना अच्छा इंसान है, हर दिलों में बसता है, हर धर्म का आदमी उनसे मोहब्बत करता है। यहाँ तक पुजारी तक उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। अभी लास्ट स्टेटमेंट है जफर हाशमी ने दिया गया था। नूपुर शर्मा से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। मंदिर का मसला चल रहा था, सारे मंदिरों का, जो मंदिर बंद है उनसे डिबेट चल रहा था। लाइव भी जफर हाशमी ने बोला था कि जो छोटे मंदिर बंद पड़े हैं, काफ़ी टाइम से जर्जर अवस्था में हैं, इस दंगे से पहले की बात मैं बता रही हूँ, करीब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर पहले की बता रही हूँ। डेट और टाइम आप फेसबुक से निकाल सकते हैं। उसमें जफर हाशमी ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कहा है कि कानपुर क्षेत्र के अंदर जितने भी मंदिर बंद पड़े हैं, मैं उनकी रंगाई पुताई कराऊंगा, उनकी सफाई कराऊंगा, मैं उसमें पुजारी बिठा लूंगा। इतना बड़ा आतंकवादी है। देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मारो, सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तुम्हें यही करना है, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलने आ रहे, तोड़िए आप इसके मकान तोड़ना।
अब उसके लिए तैयार। देखिए, हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अब तक कुल 50 लोग अरेस्ट हो गए हैं। कल तक ये संख्या 38 की थी और पिछले 24 घंटे में 12 लोग और अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट की कार्यवाही जारी है। हमने निर्दोष लोगों को बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या ना हो ये सुनिश्चित किया है। और ऐसे भी लोग हैं जो पूछताछ के लिए लाए गए, लेकिन चूंकि वो निर्दोष थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनको हमने जाने भी दिया है। और पोस्टर पे जो फोटोग्राफ्स इशूड हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू इशूड हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, उनसे मिलान करके भाली भांति चीज़ों को परख करके जांच करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर अब तक कितनी एफआईआर और लॉन्च कर दी? ये 3 एफआईआर इस मुकदमे में दर्ज है इस घटना के संदर्भ में, और हम उन 3 एफआईआर पे काम कर रहे हैं। सर अभी एक एफआईआर सोशल मीडिया को लेकर जो सोशल मीडिया पे जो एफआईआर है उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पे जो एफआईआर है उसका आशय है कि सामाजिक माध्यमों में जो लोग वैमनस्य फैला रहे हैं, हेट्रेट फैला रहे हैं, गलत बातें लिख रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, सामाजिक माध्यम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो कार्यवाही विधि के अनुरूप की जाएगी। सर जो पोस्टर जारी हुए हैं उसमें कई माइनर, जैसे आज एक सल्लू ने कानून के हिसाब से काम किया जाएगा। माइनर के लिए, मेजर के लिए, सबके लिए कानून है। चीज़ों को देखा जाएगा, चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा, और जो कानून हमें अधिकार देता है। कानपुर की फिजाओं में उपद्रव का जहर फैलाने वाले खोजे जा रहे हैं, लेकिन हाजी शहर काजी के इस बयान ने अब एक नया रंग इस पूरे उपद्रव को दे दिया है। हालांकि वो अपनी बेबसी भी बयां कर रहे हैं, और बेबसी बयां करते करते ये भी कह रहे हैं कि जब नौजवानों को जेल में डाला जाएगा, जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई करेगी, तो फिर क्या करें? कफन बांध कर बुलडोजर के आगे निकल आएंगे। अब ऐसे में ये बेबसी, ये उपद्रव और ये पुलिस की गश्त कानपुर की फिजाओं का ये जो माहौल है, ये पूरे देश को कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, जो सरकार 5 साल तक दंगा होने से उत्तर प्रदेश को निष्कलंक रखती रही, कैसे दूसरे कार्यकाल में कानपुर का दाग उत्तर प्रदेश योगी सरकार पर लग गया। और अब जब कार्रवाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तब उसी कार्रवाई के खौफ से, बुलडोजर की दहशत से और सख्त प्रशासन से कहीं शहर काजी का ये बयान निकलकर सामने आता है कि शहर की सड़कों पर कफन बांधकर निकल पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अब ऐसे में समाधान कैसे होगा? क्या बुलडोजर चलेगा? क्या शहर काजी कितना अपनी बेबसी को सरकार से जाहिर करने में कामयाब होंगे, और फिर एक बार फिजाओं में जहर न घुले, इसके लिए शासन और सत्ता को क्या बड़े कदम उठाने होंगे? बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में, और बयानों की चिंगारी से भड़की आग देश विदेश तक फैल गई है। कई देशों में इसका विरोध जताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि 8 साल में जो साख भारत ने हासिल की, भारत तेल और गैस जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। ऐसे में अब सवाल ये कि उस साख पर बट्टा आखिर किसने लगाया है, और क्या आगे अब कब तक ये हवा गर्म होगी? बहुत सारे देशों में इसका विरोध लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तालिबान भी
कह रहा है कि जो बयान दिया गया है, इस तरह के बयान, इस्लाम का अपमान करने के बयान नहीं दिए जाएं, भावनाओं को भड़काए जाने से रोकें। देखिए अब तालिबान भी कह रहा है, तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद्दीन ने भी कहा है। राष्ट्रधर्म में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, सर्वेश्वर पाठक, संघ के जानकार, दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष AIMM। आप चारों का स्वागत ANB न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास आएंगे। क्या लगता है कि 8 साल की साख पर बट्टा किसने लगाया है? देखिए, जो चीज ऑलरेडी पार्टी ने डिसाइड कर ली है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं तो फिर क्या बात करेंगे? आपसे सवाल तो पूछेंगे ना। पूरी देश दुनिया में ये सवाल उठ रहा है। आपने सवाल किया है, मेरे को बोलने का आप समय दीजिए। हाँ। और आप अपने सवाल रखिए। जो पार्टी की लाइन है उस पर मैं बात करता हूं। दीजिए जवाब। तो क्या होगा कि लोगों को भी समझ में आएगा। जो इसने क्या बयान किया वो सही था, गलत था, उस पर इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी के बाद सबके सामने आ जाएगा। पार्टी ने निर्णय लिया है वो भी सबके सामने है। लेकिन बहुत सारे लोग जो उसका बहाना लेके भारत में असामाजिक गतिविधियां करना चाहते थे, भारत में उपद्रव करना चाहते थे, भारत में उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की, भारत में उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बर्बाद करने की कोशिश की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में कानून का राज है, कोई भी गलत करे उस पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी को कोई कुछ भी गलत लगता है तो कानून का सहारा ले। हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जो वर्तमान सरकार है उसने दिखा दिया है कि वो किसी धर्म के साथ नहीं, वो सबका सम्मान करती है। अगर आपको कुछ गलत लगा है तो आप कानून का सहारा लें, लेकिन हाथ में कानून नहीं ले सकते। आप पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप किसी भी चीज का बहाना लेके किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते, किसी की दुकान को नहीं लूट सकते और किसी को आप दबाव में नहीं डाल सकते। अगर आप उस पे गलत बयानी करोगे, गलत एक्शन करोगे, गलत काम करोगे तो आप पे कार्रवाई जरूर होगी और ये जरूरी भी है। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी जी, जो बयान शहर काजी का आया है कानपुर से, क्या उसमें आपको दिखाई देता है? शहर काजी साहब का बयान पहले बताइए। शहर काजी ने ये बयान दिया है कि अगर इसी तरह हमें बेबस किया जाता रहा तो हम कफन बांध कर सड़कों पर निकल जाएंगे, बुलडोजर के सामने आ जाएंगे, अगर बुलडोजर चला तो। नहीं, इस बयान के बारे में किस परिप्रेक्ष्य में कहा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक बुलडोजर की बात है या कार्रवाई की बात है, जाहिर से लॉ एंड ऑर्डर कोई सिचुएशन कोई खराब करता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के दायरे में, लेकिन कानून के दायरे में एक तरफा कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि देखा गया है, जब ये वाकया हो रहा था तो पुलिस के साथ साथ इधर से पत्थर चल रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से, और एक आदमी कह रहा मनोज बम लेके आओ। तो दोनों तरफ को देखना चाहिए कि जो भी उसमें कल्प्रिट्स हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कल्प्रिट्स होते हैं। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का आना तो पूरी तरीके से वहाँ प्रशासन का और खास तौर से खुफिया तंत्र का तो फेलोर ही कहा जाएगा। बहरहाल काजी साहब जो कह रहे हैं, किन हालात में कह रहे हैं, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी मुल्क में कानून है, अदलिया है, इस पे हमको भरोसा है, हम उसके कानूनी जो कार्रवाई हो सकती करेंगे, लेकिन जो ज्यादतियां हो रही उसके लिए तो आवाज उठेगी। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कानून की बात कर रहे हैं तो वही कानून और संविधान हमको राइट देता है। कोई अगर ज्यादती हो रही तो हम उस पर आवाज उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हमको हमारा दमनकारी रवैया हमारे साथ हो। ठीक है, कानून है और कानून में हम लोग जाएंगे और जाना चाहिए। सर्वेश्वर पाठक जी, मोहन भागवत ने ये कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढिए, तो उनके भी बयान का विरोध होने लगा और ये कहा जाने लगा कि उनका बयान राजनीतिक दबाव में दिया गया बयान है। क्या लगता है, इस मुल्क की फिजाओं में सौहार्द जो था वो कहीं गुम होता जा रहा है और ये बयानों की जो चिंगारी है वो झुलसा रही है, तमाम आग में तब्दील होती जा रही है?
देखिए त्रिशूल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मुद्दे पे शामिल करने के लिए इस महत्वपूर्ण डिबेट में। देखिए, राष्ट्र धर्म आपने इसकी आज के डिबेट का वो दिया है, शीर्षक दिया है। देखिए, मोहन भागवत जी बहुत बड़े मतलब आरएसएस के वो हेड हैं अभी, और वो जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, मेरा इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उनके स्टेटमेंट पे अपना टिप्पणी दे सकूं। देखिए, सौहार्द आरएसएस सदा से ही मुस्लिमों के साथ भी संपर्क साधता आ रहा है, और आरएसएस में मुस्लिम का एक विंग भी है। कोई भी भारत के जितने भी हिंदू आज तक कभी मुस्लिमों को उस दृष्टि से नहीं देखा कि घृणा करना है। ये जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, आप 1947 से देखते रहे, जब से टू नेशन थ्योरी आई और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए और उस समय के नेताओं ने, इवन महात्मा गांधी जी ने देश का बंटवारा करवाया धर्म के आधार पे, तो उसके हिसाब से सारे मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था। लेकिन मुसलमान अपने मर्जी से यहाँ रहे और उनका सम्मान किया गया। 4 करोड़ मुसलमान, आज 30 करोड़ मुसलमान है भारतवर्ष में। ऐसे ही हो गए, जितने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं है उतने भारतवर्ष में है। और उससे पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में उनकी इकोनॉमिक स्थिति, उनकी एजुकेशन की स्थिति अच्छी है। माइनॉरिटी जो मंत्रालय है, कमीशन है, उसमें सिख भी आता है, जैन भी आता है, पारसी भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है? ये मुस्लिम समुदाय के लोग। चलिए, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश पाठक जी, मैं आपके पास आऊँगा। दिलीप जी, क्या लगता है कि रोक लेना चाहिए था समय रहते? बयान लगातार बदस्तूर जारी थे और रोका नहीं गया, और धीरे धीरे बयान, ये चिंगारी बयानों की जो थी वो उस हालात में पहुंच गई है जहां रोका जाना बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि देश विदेशों तक हमारे खट्टे मीठे रिश्तों पर इसका असर पड़ा है। दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ त्रिशूल जी, आ रही है। सवाल तो रही है प्लीज। दिलीप जी, क्या लगता है, एक समय था रोक लेना चाहिए था इन बयानों को। आज कहीं ना कहीं इन बयानों की चिंगारी से जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो हमारे देश विदेश के खट्टे मीठे रिश्तों पर हुआ है, और 8 साल की साख पर कहीं ना कहीं असर हुआ है। सही कह रहे हैं त्रिशूल जी। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, आज आपके चैनल पे दोहरा भी रहा हूँ इस बात को, कि सरकार या जो भारतीय जनता पार्टी है वो उस इंटेंशन से काम नहीं करती है, या वो उस बुरी सोच के साथ काम नहीं करती है जिस बुरी सोच के साथ उनके प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ करके सरकार और पार्टी की बदनामी कराते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बोलापन करते हैं और वो सरकार की बदनामी कराते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे वो केंद्र की बात कर लीजिए। और ये जो बयान नुपुर शर्मा का दिया है, इस नुपुर शर्मा के बयान को देखिए कहाँ तक असर जा रहा है कि आप ये देश की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, आपका देश का इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट हो रहा है। और ठीक कहा आपने कि पिछले 8 सालों में जवाब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, पहुंची थी इंटरनेशनल लेवल पर, जो छवि पहुंची थी उसका क्रेडिट हमने पूरा का पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया कि प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत की छवि इंटरनेशनल फोरम पर अच्छी बनी है। तो आज अगर इंटरनेशनल फोरम पर देश की छवि खराब हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का झगड़ा भारत में पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये तो राजनीति का एक केंद्र बन गया है ये
जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, लेकिन इस तरीके से इंटरनेशनली इफेक्ट होने वाला ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। और पार्टी ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त भी कर दिया, उनको धमकियां भी मिल रही हैं, उसकी वजह से कानपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया। कानपुर के दंगे को कहीं से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर नुपुर शर्मा का बयान गलत था, वो अपनी जगह पे गलत था, लेकिन उस बयान की साइड लेकर के ये जो दंगाई कानपुर में जान माल की हानि पहुंचा रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं और जो सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहीं से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये 100% गलत है। नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी वो पार्टी करेगी, लेकिन इन दंगाइयों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सर्वेश्वर जी। देखिए त्रिशूल जी, जो भी घटना हुई है, नुपुर शर्मा जी ने जो भी बोला, देखिए बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उनकी बात, किस बात पे नुपुर शर्मा ने बोला, आप हिंदू धर्म के, हिंदू आस्था को बार बार चोट पहुंचाओगे और हिंदू इतना सहिष्णु हो कि सुनता रहेगा। शिवलिंग को आप कहोगे फपाड़ा है, फपाड़ा है। वो जाहिल आतंकवादी औरंगजेब ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी 400-450 साल पहले, जो काशी विश्वनाथ के परिषद में फपाड़ा बना दिया। और आज बीजेपी ने उसको निष्कासित करके जो काम किया, उससे बीजेपी की किरकिरी हो रही है। सोशल मीडिया से लेके जो भी बीजेपी के सपोर्टर्स थे, ये एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस डिबेट में बैठे दूसरे पक्ष के, जिसने हिंदू देवता को, शिवलिंग को फव्वारा बताया, बोला, और ये सरेआम बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। त्रिशूल जी याद करिए, एक नामुराद पेंटर था भारतवर्ष में, जिसका नाम था MF हुसैन। उस इडियट ने हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाई थी। ये भारत के मुसलमान उस समय कहाँ थे? कम से कम उसका विरोध तो करते। तो ये मुसलमान जो भारत के ये छद्म बेइज्जती है, ये खाते हैं इंडिया का, गाते हैं पाकिस्तान का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तब तो उनके मुंह में दही जम जाता है। और ये हिंदू जो धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमें सर्व धर्म का सम्मान करना चाहिए। हिंदू कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करता जब तक कि उसके मुंह में उंगली देके तुम बुलाओगे नहीं। वो MF हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की नग्न पेंटिंग बनाई थी। और ये जितने भी वो अपने आप को विद्वान मानते हैं और टीवी पे आके ये बड़े बड़े बड़बोले बनते हैं। सर्वेश्वर जी सुन लीजिए, आप उन तमाम प्रबुद्धों पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है जो कहीं ना कहीं हवा दे रहे थे कि इस देश में इस तरह का माहौल पैदा किया जाए एक तरफा। उन तमाम चीज़ों पर एक विराम लग चुका है। खेमचंद जी, लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं सरकार जो कर रही थी, सरकार जो कह रही थी, उसके पूरा खिलाफ चला गया है मामला? देखिए दो चीजें, जो हमारे मित्र हैं वो बात को समझ रहे हैं और जो हमारे दुश्मन हैं वो हवा दे रहे हैं। वो पहले भी हवा देते रहे। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा पाकिस्तान के इशारे पे तरह तरह की बातें भारत के खिलाफ करता है। जब बांग्लादेश में मंदिर तोड़ा जाता है, वहां पे हिंदुओं को मारा जाता है, पाकिस्तान में लगातार हमारी बहन बेटियों को उठाया जाता है, सिखों को मारा जाता है, सिखों की बहन बेटियों को उठाया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन चुप रहता है, मुंह नहीं खोलता, कंडम नहीं करता। लेकिन भारत में सिर्फ किसी ने बयान दिया है तो उस पर भी वो एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज कर देता है, उससे बयानबाजी कर देता है। तो जो दुश्मन है उनकी बातों को हमें गंभीरता से लेना नहीं। जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बातों का स्वागत भी किया है, सरकार के एक्शन का स्वागत किया, और वो बात को समझ रहे हैं। इंडिविजुअल ने कोई बात बोली है, एकाध मित्र का नाम इंक्वायरी कर रहे हैं। एकाध मित्र का नाम बता दीजिए नीदरलैंड के अलावा। भी पब्लिक डोमेन में है। आप एक दुश्मन के आपने 40 दुश्मन कर लिए और आप कह रहे हैं कि हम सही हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। 40 दुश्मन हमारे नहीं है। ये कुछ इंटरनल लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जो भारत के बारे में अफवाह फैला रहे हैं या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत का इंटरनेशनल सिनारियो में नाम खराब हो गया। ऐसा नहीं है। भारत वो देश है जो कभी भी किसी देश के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देता
और आपको क्या लगता है कि अगर तालिबान हम पे कोई बयानबाजी करता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, तालिबान जो खुद किसी भी माइनॉरिटी के बारे में सोचता नहीं, हमारे सिखों को वहां से भागना पड़ा, हिंदू वहां से समाप्त हो गए, इवन मुसलमानों को लाखों की संख्या में भागना पड़ा, वो किस मुंह से हम पे टिप्पणी करता है? तो उनकी टिप्पणी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो मित्र हैं, मित्र देश हैं, बात को समझ रहे हैं। भारत हमेशा से सबका सम्मान करता है और ये भारत देश ही है, यहाँ पे हर धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सबका मान सम्मान होता है। आज मुसलमान है भारत में 20-25 करोड़ हैं, उनको माइनॉरिटी भी नहीं कह सकते, एक बड़ा सेक्शन है और यहाँ पे वो समृद्ध है, बल्कि अड़ोस पड़ोस जो देश जो कमेंट कर रहे हैं उनसे ज्यादा हर तरीके से हर इंडेक्स पे वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की जो सरकार है वो उनका ख्याल रखती है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं उनमें सबको फायदा मिला, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, लेकिन जो सरकार ने किया आपके बयानों ने तो गड़बड़ कर दिया ना। जो सरकार की जो मंशा थी वो तो बयानों से गड़बड़ हो गई ना। ऐसा नहीं होता है, सरकार होती है, इंडिविजुअल होता है। सरकार की जो सोच है सबको पता है। करोड़ों लोगों को हमने उज्ज्वला योजना के तहत बेनिफिट दिया है। ठीक है, किसान के उज्ज्वला योजना पर चर्चा नहीं कर रहे, पहुंचा रहे हैं। उज्ज्वला योजना पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको वो बता रहे हैं। जो लाभ देते हो लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये बात समझते हैं कि दोनों तरफ ही लोग खराब हैं। सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर्वेश्वर जी, हिंदू भगवानों को नग्न चित्रित किया और कुछ लोग उनको नागरिकता दे देते हैं, वो आज कमेंट कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है सर्वेश्वर जी, देखिए गलत सब लोग हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। दोनों पक्ष के लोग हैं और दोनों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है सर्वेश्वर जी। खेमचंद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने अपने पार्टी के प्रवक्ता और अपने लोगों पे तो कार्रवाई कर दी, लेकिन जो दूसरा पक्ष था जिसने हमारे धर्म का अपमान किया, उस पे कार्रवाई कब होगी? दूसरी बात, चाहे आप उनको उज्ज्वला योजना का लाभार्थी बनाओ, चाहे माइनॉरिटी कमीशन बना के उनको उपहारों का उपहार दो, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं। आप एक जैसी बात कर रहे हैं दोनों। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद नदीम सिद्दीकी जी, क्या लगता है बुलडोजर चला कानपुर में तो क्या होगा? एक लाइन कहना चाहूंगा, परमिशन बुलडोजर चला अगर कानपुर में तो क्या होगा? कि बुलडोजर चलने कोई सवाल ही नहीं, चलाने नहीं दिए तो गवर्नमेंट की तानाशाही है। कानून है, अभी हमारे प्रवक्ता जी भाजपा कह रहे थे कानून, तो कानून के हिसाब से आप कार्रवाई करिए। अगर आप किसी कल्पित समझते हैं तो कानून जो कहता है नोटिस दीजिए, उससे जवाब मांगिए, या अगर आप समझते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है तो कोर्ट है, कोर्ट के जरिए आप ऑर्डर लीजिए। आप इसको समझ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ फैजाबाद में ईद से पहले 4 मस्जिदों में कुरान को फाड़ करके सुअर का गोश्त लगा करके सरकार के बारे में गलत अफसर लिख करके रखा गया, और उसमें तो हम लोगों की कोशिश से तत्काल कार्रवाई तो हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन न उनपे तुका लगा, न बुलडोजर चला। हमारा ये कहना है और सबका ये कहना है जो भी देश के कानून को मानते हैं कि आप कार्रवाई करिए, अपराधी समझ करिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। दिख रहा है कि पक्षपात हो रहा है, ये गलत है। यानी पक्षपात कहाँ हो रहा है? आप दंगा करोगे, आप जुम्मे की नमाज जो अल्लाह का कहते हैं पूजा करके निकलोगे और शहर को जलाने चलोगे। क्या आपके अल्लाह यही सीख देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और बाहर निकल के शहर को जलाने चल दो? कितनी शर्मनाक बातें हैं, और ये दंगा हर समय जारी होता है। ठीक है, जवाब लेंगे आपका, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, अब वो वक्त नहीं आ गया है कि जब संयम बढ़ता जाए और जो हिंदुस्तान की छवि है उसको बरकरार रखने के लिए कोशिशें की जाएं, और जो कहीं हम गंगा जमनी तहजीब की वकालत करते हैं उस रास्ते पर चला जाए? दिलीप यशवर्धन जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, मुझे बताइए। दिलीप जी, अब
वक्त नहीं है कि अब इन तमाम चीज़ों को रोका जाए और गंगा जमुना जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसकी वकालत की जाए और इस तरह के बयानों को देने वालों को चिन्हित करके कहीं ना कहीं सब तरफ से रोका जाए? देखिए, इन सारी चीजों का एक ही इलाज है। ये देश कानून से चलने वाला देश है। 1951 जब से 50 से जब से संविधान लगा है तब से देश कानून से चल रहा है और कानून से चलना चाहिए। अगर आप इन चीजों को रोकना चाहते हैं, अभी जो संघ के प्रवक्ता बैठे हैं और जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, संघ के प्रवक्ता ने पहले ये कहा कि हमारे यहाँ मुसलमानों का एक विंग है और हम हिंदू मुसलमान को बराबर से मानते हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने मुसलमानों की पूरी खिलाफत करी। मेरा ये कहना है कि अगर आप मुसलमानों को रोकना चाहते हैं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो 4 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, तो आपकी सरकार उनको माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दे रही है? और भाजपा के प्रवक्ता जरा ये भी बताएं कि माइनॉरिटी किसको कहा जाता है, कहाँ डिफाइन किया है आपने कि माइनॉरिटी कौन होगा? जरा बताइएगा कौन से कानून में आपने डिफाइन किया है? जब आप माइनॉरिटी से उनको हटा सकते हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं उनका अरबों खरबों रुपया उस माइनॉरिटी के बेनिफिट पे जो दिया जा रहा है उसको बचा सकते हैं, तो आप ये स्टेप क्यों नहीं लेते हैं? आप जिन चीजों को कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आप उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्यों नहीं आते हैं? ये जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, इनको रोकने के का जो तरीका है उस कानूनी तरीकों को आप क्यों नहीं अपनाते हैं? आप क्यों किसी स्टेटमेंट को सही ठहराते हैं कि नुपुर शर्मा का बयान ठीक था और हिंदू नहीं सहेगा और मुसलमान मारा जाएगा, या मुसलमान नहीं सहेगा वो दंगा करेगा? हिंदू मुसलमान की बात आप करते ही क्यों नहीं है? आप यूनिफॉर्मिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जो दंगा कर रहा है वो दंगा ही है, और जो दंगा कर रहा है उसको इस देश के कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो दंगा करने वाला हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि जब दंगाई दंगा करता है तो इंसानियत को चोट पहुंचती है, इंसान मरता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और देश के कानून की धज्जियां उड़ती हैं। वहां धर्म की धज्जियां नहीं उड़ती हैं। यहाँ वहां कोई जिसका परिवार उजड़ता है वो किसी का घर उजड़ता है। तो जब आप इन सारी चीजों को अगर रोकना चाहते हैं तो फिर आपको एक सिरे से चलना होगा। आप माइनॉरिटी का दर्जा खत्म करिए मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान आप माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, भाजपा पर इस बात का जवाब दें कि माइनॉरिटी किसको कहा जाता है या किसको कहा जाएगा, ये आपने कौन से कानून में डिफाइन किया है? क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया। माइनॉरिटी के नाम पर हम जैसे टैक्स पेयर का अरबों खरबों रुपया आप खराब करते हैं। उस बर्बादी को क्यों नहीं रोक रहे हैं? इस देश की इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ता है उस बात को लेकर। बिल्कुल। और आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने भी अगर गलत बयान दिया है तो आप उसको सही मत ठहराइए। इस ग्राउंड पर सही मत ठहराइए कि मुसलमान भी हिंदू देवी देवताओं को गलत कहता है, मुसलमान गलत कहता है, मुसलमान गलत करता है, तो उसको इस देश के कानून से सजा दीजिए। लेकिन आप अपने प्रवक्ता के स्टेटमेंट को सही मत ठहराइए। अगर गलत किसी ने कहा है तो वो कहा, इस देश में अगर हर धर्म को मानने की आजादी है तो ये इस देश के कानून ने दी है, और आप अगर गलत को सही ठहरा रहे हैं इसका मतलब आप देश के कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप ये मत करिए। आप जो जैसे आपने कहा ना, भी प्रवक्ता है कि मैं पार्टी लाइन पर जवाब दूंगा, पार्टी लाइन पर जवाब आप दीजिए, वो पार्टी का धर्म है, लेकिन देश को कानून के लाइन पे चलाइए, ये देश का संवैधानिक धर्म है। ठीक है, खेमचंद जी जवाब दूं? जी। देखिए, हमारे प्रिय मित्र भी कई चीजें बोल रहे थे, लेकिन उनकी जो बात है वो साफ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका शायद वॉइस जो है मिक्स हो रहा था। लेकिन कुछ चीजें मैं साफ कर दूं, इस सरकार में जितना काम माइनॉरिटीज के लिए हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले की सरकारें सिर्फ वोट बैंक समझती थी माइनॉरिटीज। सुन लीजिए आज की सरकार उनको बराबर का इंसान समझती है। रोकना चाहूंगा खेमचंद जी, दिलीप जी। खेमचंद जी, मेरा सवाल नहीं समझे आप, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ जी। मेरा पहला सवाल कि माइनॉरिटी कौन से कानून में डिफाइन किया गया है? सवाल दोहरा दूं, माइनॉरिटी किसको कहा जाएगा, ये कौन से एक्ट में डिफाइन किया है आपने? दूसरा, अगर मुसलमान माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं है, जो अभी आपने खुद कहा कि 4 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, तो आप माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं खत्म कर रहे? क्यों नहीं खत्म कर? और क्यों माइनॉरिटी के बेनिफिट के नाम पर इस देश के टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपया हर साल बर्बाद कर? ठीक है खेमचंद जी। देखिए, मैं माननीय पैनलिस्ट को अनुरोध करूंगा, आपका जो विचार है, आदरणीय मोदी जी हमेशा से सभी विचारों का स्वागत करते हैं। आप रिटर्न में भेजिए,
इस पे भी सरकार जरूर ध्यान देगी और आपको रिप्लाई देगी। आज का विषय है कि कुछ लोग बहाना लेके दंगा करते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ जरूर होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर कोई हिंदू ये बहाना लेता है कि एक्स व्यक्ति ने ये कमेंट किया और अब मेरे को अधिकार मिल जाता है कि मैं तलवार लेके उसको काट दूं, गलत है। वैसे ही अगर मुसलमान कहते हैं कि भाई हम किसी ने टिप्पणी करी है और उसको बेस बना के अब हम अपने एरिया के हिंदुओं को टेरराइज करेंगे, उनकी दुकानों को लूटेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार वो बिल्कुल सही कर रही है। दूसरा, एक अपने पैनलिस्ट चीज को जनरलाइज कर रहे थे कि हिंदुओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई। अरे भाई, आत्मरक्षा में कोई कुछ तो करेगा। तो हजारों की भीड़ आ रही है, पत्थर फेंक रही है, आपको पीट रही है, आपकी दुकानों को लूट रही है, तो क्या करें वो? तो आप जनरलाइज ना करें, गलत को गलत कहें। जब आप गलत को गलत कहेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कहाँ उत्तर प्रदेश गलत को गलत कहाँ कहा जा रहा है, सही को सही कहाँ कहा जा रहा है? किसी के भी साथ नाजायज कार्रवाई नहीं कर रही है। जिनके खिलाफ कार्रवाई कानपुर में हुई है वो उन्हीं के खिलाफ हुई है जो वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुकानों को लूटते दिखाई दे रहे हैं, लोगों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, दंगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दंगा करेंगे सजा जरूर मिलेगी, कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। हमारे देश का कानून है, इंडिपेंडेंट कानून है और वो जरूर उसका पालन होगा। ठीक है, सर्वेश्वर जी। देखिए त्रिशूल जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले दिलीप जी ने मेरे ऊपर कहा था कि संघ के विचारक, देखिए मैं स्वयं सेवक हूँ लेकिन संघ की तरफ से अधिकृत नहीं हूँ कि मैं बयान दे सकूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हूँ, अपना बयान देता हूँ अपने हैसियत से, लेकिन संघ की ओर से मुझे ये दायित्व नहीं दिया गया। दूसरी बात, दिल्ली जो राजनीतिक विश्लेषक साहब ने ये बात उठाई, ये सचमुच चिंता की विषय है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये माइनॉरिटी की बात जाती है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को दे देती है, सरकार राज्य सरकार को भेज देती है, लेकिन कोई इस पे स्टैंड नहीं लेना चाह रहा है। आज की स्थिति ये है कि भारत वर्ष में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। इस बात को आप समझिए, चाहे कहीं पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुल मात्रा में। अरे सर, दिलीप यशवर्धन जी आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि 4 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, आप क्यों माइनॉरिटी में दे रहे हैं, क्यों माइनॉरिटी नहीं हटा रहे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बीजेपी 300 MP लेके भी इस चीज पे अगर विचार नहीं कर रही है तो कब करेगी? राज्यसभा में भी 100 के ज्यादा MP, 100 के करीब इनके MP हो चुके हैं। और ये माइनॉरिटी का जो मसला है, 30 करोड़ जिसकी आबादी हो, 25 करोड़ जिसकी आबादी हो, वो माइनॉरिटी कैटेगरी में कैसे रखे जाएंगे? तो वही है, बीजेपी दूसरी पार्टी को ये कहती है कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है। आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, माइनॉरिटी कमीशन की बजट देखिए। अरे सब छोड़िए इन बातों को। दिलीप यशवर्धन जी क्या कह रहे हैं आपसे? यही तो कह रहे हैं, क्या माइनॉरिटी कमीशन का बजट उनको दीजिए ना जो माइनॉरिटी में है, किया है जो माइनॉरिटी किया। वही तो कह रहा हूँ ना, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इस बात को सरकार को देता है, केंद्र सरकार को, कि आप इस पर डिसीजन दीजिए। कोई भी, ना तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले रहा है, ना ही केंद्र सरकार डायरेक्ट एक्शन ले रही है इस पे। और ये समय की मांग हो गई है। बिल तो कैबिनेट में केंद्र सरकार लेकर आएगी ना, दिलीप जी यही तो पूछ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस पे अपनी स्टैंड लेने से बच रहा है और सरकार भी बच रहा है। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, दिलीप यशवर्धन जी? जी, मैं सर्वेश जी से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं भाजपा प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा प्रवक्ता ने मेरी बात का जवाब ना देकर के बात को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत समझदारी के साथ घुमा दिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इस स्टाइल को। लेकिन मैं सवाल फिर दोहराऊंगा शर्मा साहब कि माइनॉरिटी को कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है, कृपया इसका जवाब दे दीजिए। सुन लिया सर सवाल आपने। कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, संवैधानिक दर्जा है। उस संवैधानिक दर्जा जो आपने दिया है उसमें जो माइनॉरिटी वर्ड है, जिसको लेकर के इस देश में बड़ा डिस्प्यूट भी होता है, वो माइनॉरिटी वर्ड कहाँ पर डिफाइंड है, कौन से एक्ट में डिफाइंड है? खेमचंद जी देखिए, जो अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट बोल रहे हैं ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, कौन से एक्ट में है। हमारी सरकार ने किया ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि आजादी के बाद कुछ कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने कई शब्द जोड़े, सेकुलर शब्द जोड़ा, माइनॉरिटी की भी उन्होंने अपनी डेफिनेशन व्यक्त की, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो अपीजमेंट की थी। इस सरकार ने आके अपीजमेंट को रोक दिया। ये सरकार सामूहिक रूप से डिसीजन लेती है, सबके हित के लिए डिसीजन लेती है, सबको साथ में लेके चलती है, सबको बेनिफिट देती है। इसीलिए इस सरकार पे कोई लॉजिकली टेक्निकली कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये सरकार जब काम करती है सबके लिए करती है। ये किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करती, देश को आगे ले जाने के लिए काम करती है, प्रदेशों को ले जाने के लिए काम करती है, हमारी संस्कृति को सम्मानित करने का काम करती है, हमारी कल्चर को सम्मानित करने का काम करती है, हमारे युवाओं को मजबूत करने का काम करती है। ठीक है। अरे भाई पता है, ये तो आपने पूरा एजेंडा गिना देते हैं। दिलीप जी, मिला आपको जवाब? नहीं, जवाब है ही नहीं इनके पास। लेकिन मैं इनकी तारीफ करूंगा कि बातों को अच्छा घुमा लेते हैं। एक कुशल प्रवक्ता है, इस बात की तारीफ है इनकी। लेकिन इनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इनके पास नहीं, भाजपा के किसी प्रवक्ता के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने कई बार चैनल पे भाजपा प्रवक्ताओं से किया है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन शर्मा जी की तारीफ है कि घुमा अच्छा ले रहे हैं, अच्छे कुशल प्रवक्ता है, ये तारीफ है इस बात की। ठीक है। नदीम सिद्दीकी जी, नदीम जी आवाज आ रही है आपको मेरी? नदीम जी, क्या लगता है कि ऐसा कौन सा रास्ता निकले कि ये सब चीजें ना हो जो दिखाई दे रही हैं? देखिए, बहुत सीधी सादी बात है कि मुल्क में हम सबको रहना है और हम सब के धार्मिक स्थल भी एक साथ रहने हैं, तो हम आपस में मेल मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते हैं? जो कुछ लोग हैं, चाहे जिस कम्युनिटी में हो, उनको चिन्हित करके उनको बिल्कुल उनका बाइकआउट किया जाए और मेल मोहब्बत से रह करके ही इस मुल्क की तरक्की की जा सकती है। हमारे मुल्क के बहुत से लोग दुश्मन भी हैं, चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से अंग्रेजों ने लड़ाया था उस तरह से लोग लड़ते रहे। हमारा कहना है कि हम जब एक साथ रहते हैं, एक साथ करते हैं, नौकरी करते हैं, उठते बैठते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक साथ रह करके मेल मोहब्बत से क्यों नहीं रह सकते हैं? ये जो नफरत फैलाने वाले हो, चाहे जो हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। ये हमारा मानना है। त्रिशूल जी, हमारे भाई कह रहे थे कि पार्टी ने कार्रवाई किया, तो अब एक नुपुर शर्मा की वजह से इतना बवाल हुआ, तो पार्टी ने माना कि किसी के धार्मिक भावनाओं को इन्होंने भड़काया या ठेस पहुंचाया, तो पार्टी ने अगर कार्रवाई किया तो कानून भी कार्रवाई कर देती। किसी को एहतजाज और विरोध करने का अवसर नहीं मिलता, या किसी को दंगा कराने का अवसर नहीं मिलता, या किसी को साजिश रचने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये तो गवर्नमेंट का जुल्म है। मुझे किसान के एक्ट पे तो दंगा करते नहीं है कि आपने हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया है। आप कश्मीर में हिंदू मारे जाते हैं, उसपे तो आप दंगा करते नहीं है। और अपने समाज के खिलाफ दंगा क्यों नहीं करते? आप दूसरे समाज के खिलाफ ही दंगा क्यों करते हो? दंगाइयों को जस्टिफाई मत करो। कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप जस्टिफाई मत करो ना। दंगाई आपको दंगा करने का हक किसी ने नहीं दिया है। अगर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है, आप मेरे ख्याल में कुछ कर सकते हैं, लेकिन दंगा नहीं कर सकते। आपके पास कानून का अधिकार है, आप FIR करें, आप जाएं वहाँ पे और कानून आपका साथ देगा। लेकिन किसी की दुकान लूटो, किसी के साथ मारपीट करो, हजारों लोग इकट्ठा करो, टेरर फैलाओ, ये अधिकार कोई नहीं देता। अगर ऐसा कोई करेगा तो कार्रवाई जरूर होगी, डंके की चोट पर होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए कार्रवाई कौन मना कर रहा है? त्रिशूल जी, मुझे नदीम जी से पूछना है कि इनके जो ओवैसी साहब हैं वो हमारे शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं। ये क्या हिंदू की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? और एक लड़की के बयान को ये बहुत बड़ा वो तिल का तार बना रहे हैं। ये हिंदुओं की कहते हैं जो कायरता है, जो इनके देवी देवताओं का अपमान होता है, और ये धर्म निरपेक्षता, गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते करते हैं। दूसरी बात, मैंने इनसे तो भाई आप देख तो रहे भाई, इनसे पूछा था, मेरी बात खत्म होने दीजिए, कि आखिर उस मस्जिद से क्या होता है, क्या सिखाया जाता है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और हाथ में पत्थर, पेट्रोल बम और दारू की बोतलें लेके बाहर निकलते हैं और लोगों की दुकान जलाते हैं। आखिर क्या अल्लाह का इबादत करके यही सीख मिलती है? आखिर पत्थर हाथ से जाते हैं वो मस्जिद में। आप जवाब नहीं लेंगे तो कैसे होगा? जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए नदीम सिद्दीकी जी। जी, भाई ने दो बातें कही हैं। एक तो कि मस्जिद में गए नमाज पढ़ने तो पेट्रोल बम ये वो लेके गए, तो फिर आपको ही फैसला करना है, तो पुलिस, पाटा, कानून, अदालत खत्म।
ठीक है, नहीं आइए, आप कहाँ से चाहते हैं? मैं जवाब लूंगा आपका सर्वेश्वर जी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा है, इसमें कोई बात ऐसी निकल के सामने नहीं आ रही जिससे कहीं समाधान, कहीं रास्ता निकल के नजर आता हो कि हाँ इस रास्ते पर सब लोग चल सकते हैं? समाधान निकलेगा नहीं त्रिशूल जी, क्योंकि हर आदमी के विचार का तरीका है और ये कभी संभव नहीं होगा कि हर आदमी एक ही लाइन पर सोचना शुरू कर दे। इसी को कंट्रोल करने के लिए कानून का रास्ता अख्तियार किया जाता है कि जो कानून है वो सब पे बराबर से लागू हो। इसीलिए जरूरी है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, CAA NRC आना चाहिए, कोई धार्मिक कानून नहीं चलना चाहिए। नदीम भाई अभी जो बातें कह रहे थे, अच्छे बयान अच्छा था, उनका भाषण अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में नदीम भाई इन बातों को करके नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि मुसलमान दंगाई गलत कर रहे हैं तो फतवा जारी कराइए उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे फतवे आपके यहाँ से जारी होते हैं, हर बात पे फतवे जारी होते हैं, लेकिन जब तो कोई दंगाई पकड़ा जाता है तब फतवा नहीं जारी होता है। तो ये जो फतवा जारी करने का कानून है, देवबंद का कानून है, ये मैं जवाब ले लेता हूँ दिलीप जी, ये जवाब मैं ले लेता हूँ नदीम जी से। नदीम सिद्दीकी बात कर दूं, हाँ, ठीक है। मेरा ये कहना है कि जो देवबंद का फतवे का कानून है, ये जो खाप पंचायतों का कानून है, ये जितने भी धार्मिक कानून है, ये खत्म हो जाने चाहिए, इनकी मान्यता खत्म हो जानी चाहिए। कोई पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। कानून होता है, कानून में पर्सनल और अलग से कुछ नहीं होता है। जब कानून सबूत पे चलता है तो फिर पर्सनल कुछ नहीं। हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जहां पर आपको अपनी फायदा लेना है तो आप वहां पर्सनल लॉ का शेल्टर ले लेते हैं, जहां पर आपको पर्सनल लॉ से नुकसान होता है तो वहां पे आप IPC, CPC, CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लगते हैं, फिर आप भारत के संविधान की दुहाई देने लगते हैं। तो कानून एक होना चाहिए। जब कानून एक हो जाएगा तो इस देश की कानूनी विचारधारा एक हो जाएगी, और जब कानूनी विचारा एक हो जाएगी तो जो धार्मिक विचारधाराएं हैं ये कानूनी विचारधारा के ऊपर कभी हावी हो ही नहीं पाएंगी। सऊदिया में देख लीजिए आप, सऊदिया में पूरा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पर कानून सबके लिए बराबर है। वहां जो हिंदू रहते हैं उनके लिए भी उतना ही सख्त कानून है जितना वहां के मुसलमानों के लिए है। तो जब आप कानून के युग में रह रहे हैं तो आपको धार्मिक युग की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। जो भारतीय संविधान धर्म को मानने की आपको आजादी देता है, वो धार्मिक आजादी आपको धार्मिक सेलिब्रेशंस के लिए है, अपने घरों में है, मंदिरों में है, मस्जिदों में है, चर्च में है जाकर के, सड़कों पर नहीं है, या दूसरों पर थोपने के लिए नहीं है, या उसका सहारा लेकर के, या आप अपने धर्म की बात करके किसी धर्म को, दूसरे धर्म को बुरा कह दे, इसका भी आपको अधिकार नहीं है। जी नदीम सिद्दीकी जी, नदीम सिद्दीकी जी, जी आपकी भाई बात हमारी वो कुछ साफ आई नहीं, हम जरा दोहरा दीजिए। वो ये कह रहे थे कि क्यों दंगाइयों के खिलाफ फतवे जारी नहीं होते, क्यों दंगाइयों के खिलाफ ये नहीं कहा जा रहा कि दंगाइयों के खिलाफ फतवे जारी हों, और खुद जहाँ से आप फतवे जारी करते हैं वहाँ से उनके खिलाफ भी हों जो कहीं ना कहीं पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल फतवा तो आप मतलब ही नहीं समझते। फतवा तो सिर्फ मजहबी मामलात में जारी होते हैं। कोई बयान अगर किसी मौलवी मौलाना ने दे दिया तो उसका फतवा कहते हैं, शुरू से कहते हैं, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे ये कह रहे थे साहब कि 4 करोड़ से 40 करोड़ 30 करोड़ हो गए हैं। जब 4 करोड़ की बात मुसलमानों की आबादी की थी तो 36 करोड़ कुल आबादी हिंदुस्तान की बंटवारा के बाद आज हम 1 करोड़ 40 लाख से 140 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तो हमारा रेशियो कहीं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 20 करोड़ 22 करोड़ हमें। तो हम तो ये चाहते हैं और सब मुसलमान ये चाहता है, कुछ हो सकते हैं कि नफरत करने वाले हों जिनको कहीं से इस्तेमाल किया कि हम बड़े भाई, आप हिंदू हमारा बड़ा भाई, मुसलमान छोटा भाई, दोनों भाई मिलकर के इस मुल्क की तरक्की और विकास में काम करें, तभी देश आगे बढ़ेगा। नफरत फैलाने वाला चाहे जो हो उसके
खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ये साबित करना चाहिए, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, जब लाजवाब लिंचिंग हो तब भी बोलना चाहिए, जब सब संसद से कत्लेआम की बात की जाए तब भी बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते, इससे इफेक्ट होता है कि वो सब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये वो साथ तो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, खेमचंद शर्मा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने कामों से दिखा दिया है वो सबका काम करते हैं, और उन्होंने बार बार बयान भी दिए, अगर कोई भी चीज गलत लगी है तो उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। इतना काम मोदी जी ने माइनॉरिटीज के लिए किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि माइनॉरिटी वाले ये कहते हैं कि प्रूव करना चाहिए, उतना काम आप गिना दो। जो लोग 57 साल सत्ता में रहे, आप देखिए वोट बैंक के अलावा आप लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? क्या आपके घरों में टॉयलेट बनाए? क्या आपको आयुष्मान कार्ड दिया? क्या पीएम किसान के माध्यम से लगातार आपकी हेल्प करी? क्या आपके बच्चों को जो उचित मात्रा में वजीफा मिले उसकी व्यवस्था की गई? क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसका सेटअप किया गया? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज किया गया, आपको डराया गया, आपको धमकाया गया। आज की सरकार आपको बराबरी में लाना चाहती है, बराबरी में लाके खड़ा किया है, और जैसा आपने कहा छोटा भाई बड़ा भाई वो साथी मानते हैं। हम छोटा भाई भी नहीं कहते कि भाई छोटा भाई है तो उसको कुछ कम दो, नहीं, हम साथी मान के सभी को आगे बढ़ा रहे। मैं मानता हूँ कि हिंदू मुसलमान जब साथ में काम करेंगे, जब अब्दुल कलाम निकलेंगे तो देश का विकास होगा, और हमें अब्दुल कलाम बनाने में विश्वास रखना चाहिए, हमें दंगाई बनाने में नहीं। दंगाइयों के खिलाफ जो मुल्ला मौलवी गलत फतवे जारी करते हैं उनके खिलाफ भी फतवे जारी होने चाहिए कि वो ऑथराइज नहीं है, तभी तो ये फतवा जो है वो जनरलाइज नहीं होगा। बात जनरलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसके खिलाफ बोलते नहीं है। ठीक है सर्वेश्वर जी। त्रिशूल जी, मैं खेमचंद शर्मा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर इतने जो मौलवी जो फतवे जारी करते हैं वो किस हैसियत से करते हैं, और बीजेपी की सरकार ने कितने मौलानाओं पे कार्रवाई की है? क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, शरिया लॉ से नहीं चलता है। तो जो मौलाना ये फतवे जारी करता है और सर तन से जुदा कहता है, और वो निपुण शर्मा को धमकी देता है और रेप करने की जो धमकी देता है, आखिर उनपे क्या कार्रवाई हो रही है? निपुण शर्मा ने जो भी कहा, लेकिन वो एक भारत की महिला है, वो एक हिंदू शेरनी है। अगर उसको कोई ऐसा एक गलत बात बोलता है तो सरकार उस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पूछिए ना भाई, बीजेपी से क्यों निकाल दिया बाहर? पूछिए ना बीजेपी से, खेमचंद शर्मा से पूछ लीजिए क्यों निकाल दिया बाहर उनकी जान के लिए। सर्वेश्वर जी पूछ लीजिए ना खेमचंद शर्मा जी से क्यों निकाल दिया बाहर। नहीं, बाहर जो भी निकाला उनकी पार्टी का मतलब है, हमें आज उसमें नहीं जाना है। हमें आज सवाल के उसका आंसर देता हूँ। मेरा ये मानना है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों प्रेमचंद्र जी? आखिर जिसने उकसाया, जिसने हमारे शिवलिंग को फब्बारा बोला, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जो उनको धमकी दे रहा है, जो उनके मतलब औरतों की ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके, ठीक है समय समाप्त हो रहा है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया? जो एजेंडा था उसी के अंतर्गत बोला, बीजेपी जो समझा रही थी, लोगों ने उनके फिर बाहर क्यों निकाल दिया? का बात की है, उन पर भी कार्रवाई होगी। दिलीप जी, जो बीजेपी समझा रही थी वही बोल दिया नुपुर शर्मा ने। बीजेपी का यही एजेंडा था। सपोर्ट नहीं करता, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। बात को चेंज करो। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, वही नुपुर शर्मा ने बोला। आप प्लीज आप फिर से मिक्स मत करो। क्यों? आप एक रेपुटेड मीडिया हो, इस चीज को आपको बुरा क्यों लग जाता है भाई? आपसे कोई बात सच्ची से पूछ ली जाती है, आप लगातार हमला कर रहे थे। आपने 50 प्रवक्ता, 50 लोग बीजेपी में चुने गए हैं जो लगातार हेट स्पीच करते हैं। गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए। सरकार ने बयान जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऑथराइज बयान जारी किया है, उसके बाद फिर आप मिक्स करो। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, 28 से ज्यादा लोग ऐसे पहचाने हैं भाजपा ने जिनको कहा गया है कि आप हेट स्पीच मत कीजिए और ऐसे विवादित बयान मत दीजिए। इसका क्या मतलब समझा जाए?
नहीं देखिए, मैं त्रिशूल जी थोड़ा सा आपकी बात से ओपिनियन मेरी डिफरेंस है, और मैं इस बात को कई बार कह भी चुका हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठते हैं टेलीविजन पर, वो आवेश में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। सरकार का और पार्टी का वो इंटेंशन नहीं होता है जिस इंटेंशन को वो अपने शब्दों से गलत साबित कर देते हैं। और मेरा यही कहना है भाई, उस समय रोकना चाहिए था, समय रहते रोक लेना चाहिए था, समय रहते रोक लेना चाहिए था। समय समाप्त हो रहा है। दिलीप यशवर्धन जी, खेमचंद शर्मा जी, सर्वेश्वर पाठक जी, नदीम सिद्दीकी जी, आप चारों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। समय रहते इस विद्वेष को रोका जा सकता था, लेकिन ये विद्वेष बयानों का धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अब नुपुर शर्मा जैसा मामला सामने आया है जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ये विवाद कैसे रोकेगा, इसके लिए पार्टी को समाधान खोजना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।